हाँ साहब, एनिमल डाइवर्सिटी स्टार्ट की थी। आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन में भी आवाज़ आ रही है। और एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर पहला टॉपिक है वर्गीकरण के आधार। पहले संगठन स्तर के आधार पे, समिति, परिसंचरण तंत्र, जनिक स्तर, पाचन मार्ग, श्योर, और पाचन मार्ग के बाद बॉडी प्लान, और फिर आया सीलोम। अभी तक का सीलोम के आधार पे जंतु तीन प्रकार के, एसीलोमेट, सूडोसीलोमेट, सीलोमेट, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा। सीलोमेट जंतु, सीलोमेट दो प्रकार के, शाइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। वाह, शाइजोसीलोमेट उन्हें कहा गया जो कि जिनमें सीलोम का निर्माण मीजोडर्म के विपाटन से हो। एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और एंटेरोसीलोमेट उन्हें कहा गया जिनमें सीलोम का निर्माण मीजोडर्म की अतिवृद्धि से हुआ। और वही काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लास्ट क्लास यहाँ तक कंफर्म? बिना डिस्टर्ब शुरू से रीडिंग। वर्गीकरण के आधार, जल्दी बोलो। पढ़ने में याद हो रहा होगा एक बार में। मैं अगर ऐसे क्वेश्चन लूँ तो जल्दी जवाब दे दो। और ये समिति मिलती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोराई, काइनोडर्मेटा। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। हाँ या ना? मज़ा आ रहा है यार, एक एक लाइन पूरी याद हो रही है आपको। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, पोरीफेरा। बॉडी प्लान तीन प्रकार के, ढीली ढीली कोशिकाएं हैं तो सेल एग्रीगेट, उसके बाद एक छेद है तो ब्लाइंड सैक, दो पृथक छिद्र तो ट्यूब विद इन ट्यूब। अरे यार, पहली बार एनस एस्केल्मिन्थीज, पहली बार मीजोडर्म प्लेटिहेल्मिन्थीज, पहली बार ऑर्गन प्लेटिहेल्मिन्थीज। वाह, याद हुआ यहाँ तक? एक बार सूडोसीलोमेट जंतु है एस्केल्मिन्थीज, एसीलोमेट जंतु है प्लेटिहेल्मिन्थीज। जर्नल क्वेश्चन आज खत्म इस टॉपिक के। अभी आपको दो और पढ़ाने, फिर मेरा काम खत्म हुआ। जरा स्टार्ट। खंडी भवन, एक शब्द और होता है सबका सपोर्ट। तो कौन सा नंबर चल रहा है? एच था ना, अब आई आएगा। एच के बाद आई, और लिखो खंडी भवन हिंदी में, सेगमेंटेशन इंग्लिश में। खंडी भवन, सेगमेंटेशन। देखो, अगर ये जंतु है कोई भी, तो जंतु का शरीर अंदर बाहर से कक्षों में बटाओ, खंडों में बटाओ, उसे खंडी भवन कहते हैं। वास्तविक अंदर पट डले हुए हों, कपाट, उसके वजह से शरीर खंडों में बटाओ, बिल्कुल अलग अलग दिखते हो। कक्ष, खंड, जैसे मेरी उंगली देख, मेरी उंगली में लाइनें दिख रही है, बीच में एक कक्ष, दो कक्ष, तीन कक्ष, पर ये नहीं है वास्तविक, क्योंकि ये लाइनें केवल बाहर बाहर है, अंदर नहीं है, आर पार। इसे वास्तविक मत बोल देना। खंडी भवन ये होता है पूरा शरीर में पट डलाओ, तो शरीर खंडों में बटाओ, इसे खंडी भवन कहते हैं। केंचुआ, तू तो नीट के लिए एक लाइन याद रख ले बस, एबी सर के हिसाब से। वास्तविक खंडी भवन तीन लोगों में मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। एक बार और। तेरी तो नीट खत्म, तुझे दिमाग नहीं लगाना। खंडी भवन की परिभाषा थोड़ी लिखवाएगा वहाँ, पर फिर भी आंतरिक बाहरी रूप से शरीर अगर कक्षों में बटाओ, खंडों में बटाओ, तो इसे खंडी भवन कहते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको नॉलेज देने की इच्छा हो रही है। खंडी भवन करने के बाद जो खंड बनेंगे, ये रहे वो जी, ये रहे खंड। या
अगर वो एक जैसे बनते हैं तो समान रचना की पुनरावृत्ति होगी। और समान संरचना की पुनरावृत्ति होना मेटामेरिज्म कहलाता है। अब आया मजा, दिस इज कॉल्ड या मेटामेरिज्म। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट एक बार और, या समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति होना मेटामेरिज्म कहलाएगा। एक जैसी संरचना बार बार रिपीट हो तो, और अगर खंडी भवन के बाद बनने वाले कक्ष एक जैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, खंडी भवन तो हुआ। खंडी भवन होने के बाद चेक करते हैं कि कैसा बना। अगर एक जैसे बने तो लिखेंगे अपन समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति। ज्यादा हो गया क्या? बढ़िया, तैयार, एक बार में याद। तो समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति मेटामेरिज्म कहलाएगी। यानी सुनो, हर मेटामेरिज्म तो खंडी भवन है और हर खंडी भवन मेटामेरिज्म में नहीं है। श्योर? तो आज के बाद मेटामेरिज्म मिलेगा किसमें, और वह जवाब गया एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। मजा आ गया, याद? क्या मैं वास्तविक खंडी भवन वाला जंतु हूँ? क्योंकि मैं कॉर्डेटा नहीं हूँ। कॉर्डेटा हूँ ना, तो मेरे में खंडी भवन नहीं मिलेगा। आपने फिर, मैंने जब कॉर्डेटा बोला अभी याद तो करा आपने, फिर ब्रैकेट में लिखते ना अपवाद ए बी सर। खंडी भवन है नहीं है, वास्तविक है कॉर्डेटा। चल एक और चीज पूछता हूँ नॉलेज के लिए, ऐसे हिंदी मीडियम बैच जोरदार। मेरे में मेटामेरिज्म है क्या? समान संरचनाओं की। अच्छा, तुम्हें हर बात मेरे इसलिए, हम सब में मेटामेरिज्म है क्या? नहीं है? एक बार कंफर्म? श्योर? है। मेटामेरिज्म के उदाहरण में भी हमारा नाम है। तू बोलेगा समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति में, एक बार मैं बताऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। पसलियां, ये है 12 जोड़ी पसलियां। कभी भी पसली की संरचना पढ़ाते हैं, एक की पढ़ाते हैं? एक ही क्यों पढ़ा रहे हो? पूरी 12 की पढ़ाओ, सर्व एक जैसी है। एक जैसी है मतलब समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति। दूसरा उदाहरण चाहिए? कश्य रुका है, एक के ऊपर एक, लगभग समान, कोई फर्क नहीं, एक ही पदार्थ की बनी, एक जैसा लक्षण, अलग अलग। तो आज के बाद ये मेरे में मेटामेरिज्म का उदाहरण दे दिए। पर हाँ, आज मेरे समझ में आया। मेरे तो एक लाइन दम की है, खंडी भवन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, दैट्स ऑल। स्टार्ट। पहला स्टार, वास्तविक खंडी भवन, ट्रू सेगमेंटेशन। वास्तविक खंडी भवन, वास्तविक खंडी भवन, खंडी भवन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। वास्तविक खंडी भवन, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में मिलता है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा में होता है। अगला स्टार, समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति होना। समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति होना मेटामेरिज्म। समान संरचनाओं की पुनरावृत्ति होना मेटामेरिज्म कहलाता है। मेटामेरिज्म कहलाता है। डन। अगला लिखो, ब्लास्टोपोर का भविष्य। फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर का भविष्य क्या होता है? ब्लास्टोपोर जोरदार। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान एक अवस्था थी गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला गुहा के अंदर, गैस्ट्रुला में गुहा होती है आर्केंटेरॉन, और आर्केंटेरॉन गुहा का एक छेद होता है ब्लास्टोपोर।
तो ब्लास्टोपोर और आर्किनटेरॉन गुहा से आरनाल बनती है। तो ब्लास्टोपोर से या तो मुख बनता है या गुदा बनती है। अगर ब्लास्टोपोर से बनता है मुख तो जंतु प्रोटोस्टॉम्स, और अगर ब्लास्टोपोर से बनती है गुदा तो जंतु ड्यूटेरोस्टॉम्स। एक बार और बोलने दो यार। ब्लास्टोपोर के भविष्य के आधार पे जंतु दो प्रकार के, प्रोटोस्टॉम्स, ड्यूटेरोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स में ब्लास्टोपोर मुख बनाता है, ड्यूटेरोस्टॉम्स में ब्लास्टोपोर गुदा बनाता है। हाँ या ना? इधर आजा, आज के बाद तो सुन ले। हाँ, मुख और गुदा एक साथ कब आई? एस्केलमेंथीज में आई ना, वहां से बता। तो सुन, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तक प्रोटोस्टॉम्स, इकानोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा तक ड्यूटेरोस्टॉम्स। 3 फाइलम ड्यूटेरोस्टॉम्स। ब्लास्टोपोर से एनस। ब्लास्टोपोर से एनस। एक स्टेटमेंट सपोर्ट। हमारे में एनस का निर्माण माउथ से पहले, मनुष्य में एनस का निर्माण माउथ से पहले। मुख आहार नाल का अग्र छिद्र है। मुख आहार नाल का अग्र छिद्र है और गुदा का निर्माण मुख से पहले हुआ है। गलत करेगा ये कोई? ये मेरा वादा है, मेरा वादा आपसे। अगर पढ़ के नहीं गया तो, मुख आहार नाल का अग्र छिद्र है तो ऑब्वियसली मुख पहले बना होगा। सोचने वाली बात है। अग्र छिद्र यानी डबल स्टार। मुख आहार नाल का अग्र छिद्र जरूर है, पर मनुष्य में गुदा पहले बनी, बिकॉज वी आर ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ब्लास्टोपोर के भविष्य के आधार पर जंतु प्रोटोस्टॉम्स, ड्यूटेरोस्टॉम्स, प्रोटोस्टॉम्स, ड्यूटेरोस्टॉम्स। प्रोटोस्टॉम्स के नीचे, प्रोटोस्टॉम्स के नीचे इनमें, इन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। इन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। मुख का निर्माण होता है। अगला ड्यूटेरोस्टॉम्स। ड्यूटेरोस्टॉम्स इन जंतुओं में ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, एनस। ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है। होता है एग्जाम्पल प्रोटोस्टॉम्स के प्लेटीहेल्मिन्थेस से ले लो। प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी मुख आ जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक, प्लेटीहेल्मिन्थेस से मोलस्का तक। ड्यूटेरोस्टॉम्स में लिखो इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। पढ़ाया सा पूरा? क्या हुआ भाई? नहीं आया समझ में? जोरदार तैयार। वर्गीकरण के आधार नाम का टॉपिक पढ़ा आपने बेटे को? मस्त। अब तो पूरा। अब इसका फायदा तुझे आज दे रहा हूं। अब बताऊंगा तुझे कैसे तैयार। यह है GOC। कैसे याद हुआ आप देखना इधर। स्टार्ट।
जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मुट्ठी के लिए उसको तैयार करना, इसमें तो अपन ने एक लेक्चर पिछली क्लास में हो जाता है 10-15 मिनट का, तो थोड़ी देर अपन ने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर का होता है वर्गीकरण के आधार। आज खत्म, स्टार्ट शुरू कर रहा हूँ। पहले बताओ ये याद है कि पढ़ो? एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो। याद है? कंफर्म? स्टार्ट। सुनो अब, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। निम्न में से कौन से कथन केंचुए के संदर्भ में सत्य हैं? अब पहली बात तो केंचुआ मतलब एनेलिडा है ना, और वो अपन ने नहीं पढ़ा भी एनेलिडा, लेकिन अब मेरे पढ़ाने के बाद आपको स्टार्ट। एक बार, निम्न में से कौन से कथन केंचुए के संदर्भ में सत्य हैं? यह सिलोमेट है। वास्तविक खंडी भवन मिलेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यह है प्रोटोस्टॉम्स है। प्रोटोस्टॉम्स है। अभी धीरे बोल रहा हूं, बस अगला क्वेश्चन तेज है। एक बार और, निम्न में से कौन सा कथन केंचुए के संदर्भ में सत्य है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, सेगमेंटेड, प्रोटोस्टॉम्स। मजा आ रहा है यार, कुछ भी कहो, जोरदार। प्रोटोस्टॉम्स या ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, याद सा, ट्यूब विद इन ट्यूब, या जोरदार, ट्यूब विद इन ट्यूब। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। केंचुआ बाइलेटरल, केंचुआ बाइलेटरल। बिल्कुल मत घबरा, एक क्लास हुई है अभी तो। ये तेरा मेरा ओपन चैलेंज है, कोई कुछ पे भी ले। और ये डाइवर्सिटी खत्म हो रही होगी ना, जब तू एनिमल का नाम हो इतनी तेज स्पीड खत्म, क्या अभी बीच में देख लेना इन्वर्टिब्रेट खत्म होगा जब पूरा नॉन कॉर्डेटा। एनिमल का नाम कोई भी, कोई पदार्थ बोल दूंगा ये कहाँ पाया जाता, तो ऐसे करके ही क्लास अटेंड करनी है बस भयंकर। बोल बोल के, और क्लास नहीं छोड़नी। ठीक है, किसी कारण से मजबूरी है, ऑनलाइन हो गए, तबीयत खराब, बस एक कारण, तो ऑनलाइन, लेकिन क्लास अटेंड। वरना जनरली कोशिश ये कि ऑफलाइन, आलस नहीं ना कुछ, बिल्कुल एक्टिव। पहली क्लास में ये, आज मैंने पहली बार सूरज देखा है। पहली बार मुझे पता चला कि 6:30 बजे भी अंधेरा होता है, क्योंकि जब तक मैं उठाऊं मैं तो उजाला ही देखा है। फर्स्ट टाइम क्लास लगी मेरी आज, ये पूरे साल में, 1.5-2 साल में पहली बार से पहली 7 बजे, पता नहीं कैसे लग गई। कोई बात नहीं, वो क्या 2 बैच मर्ज हैं, तो उसमें पहली और चौथी लग सकती है कुछ, तो ऐसा कर कोई बात नहीं। मैं कोई तो आपको भी दिक्कत होगी पहली में, मेरे को भी पहली में दिक्कत हो रही है, गला खुल रही है, लेकिन क्लास अटेंड करनी है बोल बोल के और आराम से। श्योर? पहली क्लास ना क्या हो आप? तू तो आई होगी, तू तो ना क्या बॉयज? मजाक कर, बॉयज अपन ना के आएंगे क्या पहले? शर्म आ रही है यार, लड़कों के नाम पे दब्बा हो तुम। साला पहली क्लास में ना के आ गए। चलो स्टार्ट। ये कोई नहीं, ये कोई नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया। अगर ना क्या, इसका मतलब क्या आप लोग 5 बजे उठ जाते हो क्या? 6 बजे उठते होंगे ना, 5-6 बजे, 5:30 बजे उठ जाते हो। वाह यार, शाम के बैच वालों को तो दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि वो तो आदत है, उनकी तो आदत ही नहीं है, वो तो बेचारे के। पर ठीक है, सुबह पढ़ो के स्टार्ट। अब एक बार और, अब मैं सारे जंतुओं से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत तेज स्पीड से हो रही है, आराम से याद होगा। वादा, आप क्लास अभी आप देख लो, एक क्लास हुई है और आप जवाब दे पा रहे हो। मैं तो हर क्लास में पूछूंगा एक एक करके। स्टार्ट, शुरू करते हैं। 1 2 3। कोई भी फाइलम पढ़ाऊंगा, आपको बताने अब से लक्षण उसके। स्टार्ट। अब देखना है इधर, ये स्टार्ट। कॉकरोच के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। कॉकरोच के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। सेगमेंटेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल, ट्रियोसिलोमेट,
सिलोमेट, कॉकरोच सिलोमेट, शाइजो सिलोमेट, कॉकरोच शाइजो सिलोमेट, प्रोटोस्टॉम्स, कॉकरोच प्रोटोस्टॉम्स, ट्यूब विद इन ट्यूब, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कॉकरोच में क्लोज सर्कुलेशन, ओपन, आर्थ्रोपोडा ओपन। अरे यार, ओपन सिस्टम किस किस में मिलता है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। ट्रू सेगमेंटेड कौन कौन है? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। रेडियल सिमेट्री किसमें? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान किसमें? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। आराम से वर्गीकरण का आधार याद। निम्न में से सत्य कथन छाटिए मोलस्का हेतु। निम्न में से सत्य कथन छाटिए मोलस्का हेतु। मोलस्का खंडित, मोलस्का वास्तविक देगुइय, मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोलस्का में खुला तंत्र, मोलस्का में आरनाल पूर्ण, मोलस्का प्रोटोस्टॉम्स, मोलस्का में मुख का निर्माण गुदा से पहले, मोलस्का अखंडित, मोलस्का अखंडित, मोलस्का वास्तविक देगुइय, मोलस्का शाइजोसिलोमेट, मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोलस्का ट्यूब विद इन ट्यूब। नहीं आया, आराम से तैयार, कुछ भी पूछ लो। कर पाओगे क्या? ये बढ़िया। एक बार रीडिंग करो, और रीडिंग करो जल्दी। हुआ? वर्गीकरण का आधार डन। क्या हुआ? कोई दिक्कत है? मजा आ रहा होगा, याद हो गया होगा। ले क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन करके दे, जल्दी कर, स्टार्ट। 4 जंतु लिख रहे हैं। मेढक, हिंदी बोल रहा हूँ, केंचुआ, पायला, पायला मोलस्का में, तारा मछली, इकार्नोडर्मेटा। स्टार्ट। सिलोमेट, सेगमेंटेड, प्रोटोस्टॉम्स, जंतु छांटिए। सिलोमेट, सेगमेंटेड, प्रोटोस्टॉम्स, जंतु छांटिए। अर्थवर्म, सिलोमेट, चारों हैं। क्वेश्चन करने की टेक्निक, सिलोमेट चारों हैं। अगला शब्द सेगमेंटेड, तो सेगमेंटेड होते ये दोनों कट गए, अब ये दोनों, और ऐसी स्थिति में प्रोटोस्टॉम्स ये। अगर मैं तुझसे बोलता सिलोमेट सेगमेंटेड ड्यूटेरोस्टॉम्स, फ्रॉग। अगला क्वेश्चन, सिलोमेट अनसेगमेंटेड प्रोटोस्टॉम्स, पायला, पायला। एक बार और बोलने दे, सिलोमेट अनसेगमेंटेड प्रोटोस्टॉम्स, पायला। निम्न में से वह जंतु छांटिए जिसमें अरीय सम्मिति। स्टारफिश। यार क्वेश्चन तो पूछने वाला, सारी वैरायटी आती है। इसमें 4 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से जंतु छांटिए जो सिलोमेट अनसेगमेंटेड ड्यूटेरोस्टॉम्स। स्टारफिश अनसेगमेंटेड हो तो फ्रॉग कैसे आ जाएगा? सिलोमेट अनसेगमेंटेड, तो फ्रॉग तो आंसर ही गया, क्योंकि फ्रॉग तो सेगमेंटेड है।
अरे यार डन। और ये तैयार, कुछ भी पूछ लो आज वर्गीकरण के आधार में, बोलो हाँ या ना। एक दो लिख ले इनसे क्वेश्चन, स्टार्ट, ताकि वेराइटी याद रहे। स्टार्ट, लिख लिख। सीलोमैट अनसेगमेंटेड प्रोटोस्टॉम्स जंतु है। सीलोमैट अनसेगमेंटेड प्रोटोस्टॉम्स जंतु है। जल्दी करो, ऑप्शन ये रहे। आंसर स्टारफिश। सही बता। कर लेगा कि क्वेश्चन नहीं होगा? नोटोकॉर्ड जो होती है वो एक रचना है, वो जिसमें मिलेगी वो कॉर्डेटा, जिसमें नहीं मिलेगी वो नॉन कॉर्डेटा। तो वो कॉर्डेटा में आता है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं, वो आएगा भी नहीं अभी। तो डन, जल्दी बताओ यहाँ तक। इसका आंसर पहला, मजा आ गया, मोलस्का। डन, आज के बाद तैयार, कुछ भी पूछ लो, बिल्कुल बढ़िया। तो जल्दी से स्पीड वाला क्वेश्चन स्टार्ट। ये वास्तुखंडी भवन, एनेलिडा। तेज स्पीड वास्तुखंडी भवन मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट। आर्य समिति मिलती है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, काइनोडर्मेटा। ब्लाइंड सक बॉडी प्लान, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। सुडोसिलोमैट, एस्केल्मिन्थीज। एसिलोमैट, प्लेटिहेल्मिन्थीज। अपूर्ण पाचन मार्ग मिलता है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज। क्या हो गया निया? जोरदार चल रहा है। ये ड्यूटेरोस्टोम जंतु छांटो, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। एंटेरोसिलोमेट छांटो, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। क्या हुआ, कुछ याद हो रहा है यार? आज के बाद डबल स्टार। सर्वप्रथम मीजोडम, प्लेटिहेल्मिन्थी। सर्वप्रथम ऑर्गन, प्लेटिहेल्मिन्थी। सर्वप्रथम एनस, एस्केल्मिन्थी। सर्वप्रथम खंडी भवन, एनेलिडा। ज्यादा हो गया क्या? क्या जोरदार याद है, कहीं से पूछ लो। है ये भी लिखो, लेकिन बॉक्स में बंद करना चाहो। सर्वप्रथम मीजोडम का उद्भव। सर्वप्रथम मीजोडम का उद्भव। मीजोडम का उद्भव। आंसर प्लेट या इजिकल टू प्लेटिहेल्मिन्थीज में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। अगला, अगला सर्वप्रथम अंग का उद्भव, प्लेटिहेल्मिन्थीज में, प्लेटिहेल्मिन्थीज में। अगला, अगला सर्वप्रथम एनास गुदा का उद्भव, एस्केल्मिन्थीज में, एस्केल्मिन्थीज में। अगला, नेक्स्ट सर्वप्रथम सीलोम का उद्भव, सीलोम का उद्भव एनेलिडा में, सीलोम का उद्भव एनेलिडा में। अगला, एनेलिडा में खंडी भवन ले लिया। सर्वप्रथम खंडी भवन एनेलिडा में, सर्वप्रथम खंडी भवन का उद्भव एनेलिडा में। अगला मीजोडम ले ली।
खंडी भवन का उद्भव, एनेलिडा में सिलोम तो ले ली ना, डन। तो सिलोम आ गई, आ गई, ये तैयार, एनस डन, पढ़ाया साहब, बॉक्स में बंद। वर्गीकरण के आधार पढ़ाए। अब एक एक फाइलम चालू करूंगा। पहला फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो आएगा ही नहीं इसमें वो तो लास्ट में पढ़ाना है यार। पोरीफेरा, तो स्टार्ट, फटाफट चालू कर। फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सामान्यतः इस फाइलम को स्पंज के नाम से पुकारा जाता है। इसके क्वेश्चन आपको स्पंज के नाम से मिलेंगे। पोरीफेरा, पूरे शरीर पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस फाइलम के सदस्यों में, छिद्रित बॉडी। पोरीफेरा, पोरस, पोर मतलब छेद, बॉडी में छेद ही छेद है, छिद्रित। बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी घुसता है। उन छेदों को ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया, छेदों का नाम जिनसे पानी अंदर प्रवेश करेगा। बॉडी के शीर्ष पर एक बड़ा छेद होता है, उसको ऑस्क्यूलम कहते हैं। ऑस्क्यूलम, जिससे शरीर का पानी बाहर निकलेगा। प्रवेश द्वार ऑस्टिया, निकास द्वार ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया बहुत सारे होते हैं, ऑस्क्यूलम एक ही होता है। नाम पोरीफेरा। अब पोरीफेरा के बारे में आपको बताना जोरदार बातें, बस मुझे सपोर्ट चाहिए। इसके जो सदस्य होते हैं, अधिकांश सदस्य समुद्र में मिलते हैं, कुछ स्वच्छ जल में भी हैं। अधिकांश सदस्य समुद्री है, कुछ स्वच्छ जल में भी हैं। पोरीफेरा यानी एक स्टेटमेंट आया नीट 2016 के अंदर, सभी स्पंज समुद्री होते, गलत। अगला आपसे और पूछना चाहूंगा इसके बारे में। पोरीफेरा में टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, सेलुलर लेवल, सदस्य बहु कोशिकीय, सदस्य बहु कोशिकीय, सदस्य यूकैरियोट, ऊतक नहीं पाया जाता, कोशिका स्तर का संगठन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अरिय समिति, बार बार आपसे रिवाइज करवाना है। तरीका एक ही था, या तो मैं टॉपिक डालता जैसे टीचर पढ़ाते, मॉड्यूल में अंडरलाइन होती है, बेटा बोल दिया बस ये दैट्स ऑल, या फिर टीचर लिखता जाता है यहाँ पर पोरीफेरा के लक्षण लिखो, अभिलाक्षणिक गुण, और सीधा बच्चा लिखता जाए। नहीं, आप बोलोगे, आप बोलोगे, मैं गलत बोलूंगा, आप उसको सही करोगे। यही तो कथन आते हैं वहाँ, निम्न में से सत्य कथन छाटो, सत्य छाटो पोरीफेरा के। आपको करना है पोरीफेरा में कोशिका स्तर का संगठन, पोरीफेरा में अंतराकोशिकीय पाचन, पोरीफेरा में असम्मित, असम्मित, पोरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। जी हाँ, पोरीफेरा के बारे में सारी बातें बता दी आपको। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान मिलता है, अंतराकोशिकीय पाचन मिलता है, अधिकांश सदस्य असम्मित होते हैं, या अधिकांश सदस्य समुद्री, कुछ स्वच्छ जलीय हैं, सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। शरीर पे छोटे छोटे छेद होते हैं, छेदों को ऑस्टिया कहा जाता है। शरीर में बड़ा छेद ऑस्क्यूलम होता है। या पोरीफेरा एक बार में याद अभी तक। इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहते हैं। स्पंज कहते हैं। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री, इसके अधिकांश सदस्य समुद्री तथा कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं,
तथा कुछ स्वच्छ जलीय होते हैं। स्वच्छ जलीय होते हैं। अगला स्टार, यह बहुकोशिकीय बहुकोशिकीय स्थानबद्ध जंतु हैं। बहुकोशिकीय स्थानबद्ध जंतु हैं। अगला स्टार, बहुकोशिकीय स्थानबद्ध जंतु हैं। अगला स्टार, कोशिकीय स्तर संगठन, सेलुलर लेवल कोशिकीय स्तर संगठन। स्तर संगठन, कॉमा अंतराकोशिकीय पाचन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अंतराकोशिकीय पाचन। अगला स्टार, अधिकांशतया असममित, अधिकांशतया असममित, मोस्टली एसिमेट्रिकल, असममित। अगला, अलग अलग लाइन में, इससे याद जल्दी होता है। अगला, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अगला, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अगला, अगला, शरीर पर अनेक छिद्र उपस्थित, अनेक छिद्र एक मिनट, अनेक छिद्र ऑस्टिया उपस्थित, शरीर पर अनेक छिद्र ऑस्टिया उपस्थित, जिनसे जल प्रवेश करता है। जल प्रवेश करता है। शीर्ष भाग पर, शीर्ष भाग पर, शीर्ष पर एक छिद्र ऑस्क्यूलम, शीर्ष पर एक बड़ा रंध्र, बड़ा छिद्र ऑस्क्यूलम उपस्थित। ऑस्क्यूलम उपस्थित। उपस्थित, जिससे जल बाहर निकलता है, जिससे जल बाहर निकलता है। बाहर निकलता है। कराऊं याद? करें शुरू? आओ स्टार्ट। पॉरीफेरा के अंदर एक गुहा पाई जाती है और उस गुहा को स्पंजोसील पुकारा जाता है। पॉरीफेरा में एक गुहा होती है और उस गुहा को स्पंजोसील पुकारा जाता है। पॉरीफेरा में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं। स्पंज जैसा जंतु है, हम स्पंज डस्टर ऐसा जंतु है, उसमें छेदी छेद। और स्टार्ट। पॉरीफेरा जिंदगी भर याद रहेगा आपको, मैं कराता हूँ याद आज के बाद। देखो इधर कैसे, कभी नहीं भूलोगे। घर में मटका आता पानी भरने का, घड़ा, बस घड़ा आज के बाद पॉरीफेरा, बस दैट्स ऑल। मटके को जमीन, समुद्र में या पानी में धरातल पे रख दिया तो मटका जमीन पे टच हो गया, चिपक गया, स्थानबद्ध। अब आजा घड़ा, घड़े के अंदर देख, हाथ डाल के घुमाया, स्पंजोसील। घड़े के ऊपर इतना बड़ा छेद, ऑस्क्यूलम। अब मैंने क्या करा, ये घड़े की भित्ती है ना, एक मोटी कीली कील या कोई चीली, और उस नुकीली चीज से घड़े की भित्ती में छेद ही छेद कर दिया चारों तरफ। ऑस्टिया। नहीं आ रहा समझ में? आज के बाद डबल स्टार, मटका, स्पंज घड़े के समान, और उसके शरीर पे इतना बड़ा छेद, ऑस्क्यूलम। अंदर हाथ डाला, स्पंजोसील, भित्ती में छेद ही छेद, ऑस्टिया। अब मैं घड़े को स्टार्ट, ये रहा मटका, इसकी तरह पढ़ा रहा हूँ इसको। ये इसकी भित्ती, ये इसका बड़ा छेद, ये इसकी गुहा, ये भित्ती। अब स्टार्ट। आज के बाद पॉरीफेरा की भित्ती के बारे में बात करूंगा।
पॉरीफेरा की भित्ति देखना। सबसे पहले बाहर की तरफ चपटी कोशिका होती है, चपटी कोशिका, चपटी कोशिका, चपटी कोशिका, चपटी कोशिका आपस में गुथी हुई होती है, चिपकी होती है। लेकिन उसके बाद तुरंत आती है थोड़ी देर में ओवल कोशिका, अंडाकार कोशिका। तो चपटी कोशिका, चपटी कोशिका, फिर अंडाकार कोशिका, या ये, और हर दो अंडाकार कोशिका के बीच में रिक्त स्थान होता है, वो चिपकी भी नहीं होती है। ये छेद होता है, यहाँ रंध्र होता है, ये रंध्र, छेद, ऑस्टिया हर अंडाकार कोशिका के बीच में होता है। ऑस्टिया अब आएगा, मजा पड़ा। स्टार्ट एक बार और। यह छेद, अगर मैं इस छिद्र की बात करूंगा तो यह छिद्र है ऑस्टिया, यहीं से प्रवेश करता है जल। आज के बाद दो अंडाकार कोशिकाओं के बीच का रंध्र ऑस्टिया, यह है प्रवेश द्वार। दोबारा बोलूंगा, बाहर की परत, डायग्राम नहीं बनाएगा कोई, इधर ध्यान। स्टार्ट। फ्लैट कोशिका और ओवल कोशिका, ये दो प्रकार की कोशिका बाहर की परत बनाती है। बाहर की परत को पिनाकोडम के नाम से बुलाया जाता है, पिनाकोडम, या दिस इज आउटर लेयर। पॉरीफेरा की बाहर की परत पिनाकोडम कहलाती है। इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, चपटी कोशिका, अंडाकार कोशिका। हाँ या ना? हर दो अंडाकार कोशिका के बीच में सुराग या रंध्र छूट जाता है, उसे वहीं से पानी प्रवेश करता है। और अब आगे बढ़ेंगे अपना बेटा। स्टार्ट। अंदर वाली भित्ति ये रही, या, और इस अंदर वाली भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यह लीजिए विशेष प्रकार की कोशिका, जिसमें कशाब होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। यह लहरा रहे फ्लैजिला, फ्लैजिला युक्त यह कोशिका कॉलर सेल कहलाती है। मजा आ गया। इसका साइंस का नाम कोइनोसाइट सेल होता है। कोइनोसाइट सेल। डायग्राम में तो इंग्लिश चलने दूं, थ्योरी में लिखा दूंगा। स्टार्ट। कोइनोसाइट कोशिका डबल स्टार के साथ, और यह इसका कशाब है, फ्लैजिला है, और फ्लैजिला स्पंजोसील गुहा में पाए जाते हैं। अंदर डबल स्टार के साथ ये फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला कशाब युक्त कोशिका होती है अंदर, उन्हें कहते हैं कॉलर कोशिका, उन्हें कोइनोसाइट कोशिका कहा जाता है। यो जो स्पंजोसील गुहा को रेखित करने का काम करते हैं। मटके के अंदर ऐसे कशाब लहरा रहे हैं भीतरी परत में। आज के बाद ये वाली परत कहलाती है कोइनेकोडर्म। कोइनेकोडर्म यानी स्पंज की भित्ति दो परतों की बनी, पिनाकोडर्म, कोइनेकोडर्म। इसमें दो प्रकार की कोशिका, फ्लैट सेल, ओवल सेल। इसमें एक प्रकार की कोशिका कॉलर सेल, कोइनोसाइट सेल। कशाब युक्त कोशिका कॉलर सेल। ज्यादा हो गया क्या? मजा आ रहा है यार, याद हो गया। आज के बाद ये पॉरीफेरा का अद्वितीय लक्षण है कशाब युक्त कोशिका का पाया जाना, कोइनोसाइट कोशिका का पाया जाना, कॉलर सेल का पाया जाना। केवल और केवल पॉरीफेरा का अद्वितीय लक्षण है, अभिलाक्षणिक गुण है। अब कॉलर सेल बोलते ही पॉरीफेरा, ये वादा कर रहा हूं, कोई भी शब्द बोलते तो उसके जंतु या फाइलम का नाम देगा, ये मेरा वादा। पूरी डाइवर्सिटी पढ़ लेना, देखना जोरदार। एक बार और। तो आज ये अध्ययन हुआ यहाँ तक है तैयार, श्योर। दो प्रकार की परतें। अब सुनो, इन दोनों परतों के बीच में रिक्त स्थान होता है, और उस रिक्त स्थान में पाई जाती है विशेष प्रकार की कोशिकाएं, या अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ये परत होती है बीच में रिक्त स्थान वाली, या इसमें अलग अलग कोशिकाएं होती है। कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है, क्योंकि इसमें कोशिका स्तर का संगठन मिलता है, तो सारे कार्य कोशिकाएं करती है। इन कोशिकाओं को अमीबोसाइट कोशिकाएं कहती है। कोई भोजन का संचय करती है, कोई भोजन का वितरण करती है, कोई कंकाल बनाती है। ये परत जो होती है, ये परत मेसेनकाइम या मेसोग्लिया के लिए, समझ में आ रहा है? या इस परत को मेसेनकाइम कहा जाता है। मेसेनकाइम बीच की परत होती है। ये लीजिए, यह इस परत में अमीबोसाइट कोशिकाएं तैर रही होती है। तो मटके की भित्ति तीन परतों से बनती है। बाहर से चल, पिनाकोडर्म, मेसेनकाइम, कोइनेकोडर्म और स्पंजोसील गुहा। मटका एक बार में याद, पॉरीफेरा एक बार में याद। पॉरीफेरा की संरचना परमानेंट याद होगी। पॉरीफेरा के ऊपर एक इतना बड़ा छेद ऑस्क्यूलम है, इससे जल बाहर निकलता है। पॉरीफेरा के अंदर गुहा स्पंजोसील होती है। पॉरीफेरा की भित्ति तीन परतों से बनी है, पिनाकोडर्म, मेसेनकाइम, कोइनेकोडर्म। आज के बाद पॉरीफेरा में एक लक्षण तो जोरदार वाला आ गया, और वह कॉलर सेल का पाया जाना, कोइनोसाइट कोशिका का पाया जाना। बोल्डन, मजा नहीं आया यार? याद हो रहा है मेरे बेटा?
बिल्कुल परफेक्ट वाला बोलना, शानदार, तैयार। कॉलर सेल, कोइनोसाइट सेल और ये सब तैयार करवाया, फ्लैजिला और ये तक। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर भी कॉलर सेल होती है। स्टार्ट। अब देख, ये 2 ओवल सेल, यहाँ से पहले जल प्रवेश करेगा, ये छेद से गया ऑस्टिया से, फिर ऑस्टिया के बाद ये थोड़ी ऐसी सीधी ट्यूब होती है, नलिका, ये नलिका। तो देख इधर, ये ऑस्टिया, फिर नलिका में गया, और नलिका में भी कोशिका होती है कशाब युक्त, जो उसको धक्का देती है। तो पानी को अंदर बुलाने का काम कॉलर सेल करती है। उसके फ्लैजिला की गति से पानी अंदर आता है। यह फ्लैजिला की गति, पानी अंदर। एक बार और, पहले ऑस्टिया से पानी प्रवेश करेगा, फिर कैनाल, नलिका, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्क्यूलम। जल का मार्ग एक बार बोल ले मेरे साथ जल का मार्ग बोल रहे। ऑस्टिया, कैनाल, स्पंजोसील, ऑस्क्यूलम। एक बार और, ऑस्टिया, दिस इज कॉल्ड कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। पॉरीफेरा का द्वितीय लक्षण नंबर 2। पहला था कॉलर सेल का पाया जाना, दूसरा है कैनाल सिस्टम का पाया जाना। कैनाल सिस्टम को हिंदी में नाल तंत्र कहते हैं। पॉरीफेरा में नाल तंत्र मिलता है, और नाल तंत्र में जो है जल प्रवेश करता है, और जल का मार्ग ये रहा, ऑस्टिया, कैनाल, स्पंजोसील, ऑस्क्यूलम। और नाल तंत्र में जो जल प्रवेश कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार है कशाब की गति, कॉलर सेल की गति, उससे प्रवेश करेगा। और यही जल इसके लिए लेकर जाएगा गैस, इसके लिए लेके जाएगा खाना। यानी नाल तंत्र मदद करता है पोषण में, श्वसन में, अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन में। यह ऐसा पूरा टॉपिक। 2 आदित्य लक्षण पॉरीफेरा के। नाल तंत्र का पाया जाना, कशाब युक्त कॉलर सेल का पाया जाना। मटका पढ़ाया। पॉरीफेरा बहुकोशिकी है, यूकैरियोट, कोशिकीय स्तर का संगठन, अंतराकोशिकीय पाचन, अधिकांश असम्मित, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, शरीर पर छोटे छोटे छिद्र ऑस्टिया, शीर्ष पर एक बड़ा छिद्र ऑस्क्यूलम। 2 आदित्य लक्षण, कशाब युक्त कॉलर सेल का पाया जाना और नाल तंत्र का पाया जाना। नाल तंत्र मदद करता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पोषण में। श्योर? ये लिखेंगे, ये बनाओगे? याद भी हुआ डायग्राम? पॉरीफेरा मतलब मटका, आराम से तैयार। बॉडी पे बड़ा छेद, फिर छोटे छोटे छेद, छोटे छेद ऑस्टिया, बड़ा छेद ऑस्क्यूलम, अंदर गुहा स्पंजोसील। आदित्य लक्षण नाल तंत्र। नाल तंत्र में जल बहेगा, जल बहाने के लिए जिम्मेदार कशाब। स्टार्ट। थ्योरी के पॉइंट चालू करेंगे। स्पंज में उपस्थित गुहा को, स्पंज में उपस्थित गुहा को स्पंज में उपस्थित गुहा को स्पंजोसील, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं, या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। स्पंज में उपस्थित गुहा को स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। अगला, इसकी देह भित्ति में 2 परतें, देह भित्ति निम्न परतों की बनी या 2 परतें। पिनाकोडम लेयर, पिनाकोडम लेयर, पिनाकोडम लेयर,
यह बाहरी परत जो यह बाहरी परत जो अंडाकार कोशिका तथा चपटी कोशिका की बनी, अंडाकार कोशिका तथा चपटी कोशिका की बनी कोइनिकोडर्म लेयर कोइनिकोडर्म लेयर लेयर या कशाब युक्त कोइनोसाइट कोशिका कशाब युक्त कोइनोसाइट कोशिका या कॉलर कोशिका की बनी, या कॉलर कोशिका की बनी कशाब युक्त कोइनोसाइट कोशिका या कॉलर कोशिका की बनी कॉलर कोशिका की बनी। अगला, इन दोनों परतों के बीच मेसेनकाइम परत होती है। इन दोनों परतों के बीच मेसेनकाइम परत होती है जिसमें विभिन्न कार्य हेतु अमीबोसाइट कोशिकाएं होती है। विभिन्न कार्य हेतु अमीबोसाइट कोशिकाएं होती है। अमीबोसाइट कोशिकाएं होती है। अगला स्टार, सुनो, इसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं मिलकर काम नहीं करती है, क्योंकि ऊतक नहीं मिलता। कोशिका स्तर का संगठन है। सुनो, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो कोई भी काम कर सकती है, ऑलराउंडर है, किसी भी कोशिका की जगह कोई भी काम। ऐसी कोशिकाओं को टोटीपोटेंट पूर्ण शक्त कोशिकाएं, अविभेदित कोशिकाएं कहते हैं, जो ऑलराउंडर होती हैं। कोई भी कोशिका मरी उसकी जगह आज के बाद इसमें मिलने वाली पूर्ण शक्त कोशिका है। आज के बाद आर्कियोसाइट कोशिका, स्पंज की पूर्ण शक्त कोशिका आर्कियोसाइट कोशिका, जो लिखाना था। स्पंज की पूर्ण शक्त कोशिका ब्रैकेट में अविभेदित कोशिका, आर्कियोसाइट कोशिका है। स्पंज की पूर्ण शक्त अविभेदित कोशिका मतलब आर्कियोसाइट कोशिका है। आर्कियोसाइट कोशिका है। डन, श्योर। अगला स्टार लिखो। स्पंज का द्वितीय लक्षण, स्पंज का द्वितीय लक्षण, अद्वितीय लक्षण फर्स्ट। अगली लाइन में फर्स्ट,
नाल तंत्र, ब्रैकेट में कैनाल सिस्टम का होना, नाल तंत्र का होना, कैनाल सिस्टम का होना, दूसरा नंबर 2 कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका का होना, कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका का होना, कॉलर कोशिका का होना। अगला स्टार कंप्लीट हुआ है तो एक लाइन छोड़ के नाल तंत्र, नाल तंत्र श्वसन उत्सर्जन, नाल तंत्र श्वसन उत्सर्जन, श्वसन उत्सर्जन, कोमा भोजन के ग्रहण व वितरण, भोजन के ग्रहण व वितरण का कार्य करता है। का कार्य करता है। डन। स्पंज याद अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया होगा शायद। अब सुनो, स्पंज में जनन कौन सा होता है, ध्यान से सुनेंगे। जनन 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। यह आपने पढ़ रखा है हमेशा। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। पॉरीफेरा में दोनों मिलेंगे, अलैंगिक भी लैंगिक भी। अब अलैंगिक जनन का एक तरीका है, पॉरीफेरा को छोटे छोटे खंडों में काट दो, हर खंड से नया, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन, विखंडन या खंडन इसकी हिंदी होती है। तो एक तरीका तो यह है। एक और बताता हूँ आज आपको, आप पढ़ोगे अगली क्लास में ध्यान से। यह हाइड्रा, इसमें ऐसे एक बॉल निकलती है, मुकुलन, इंग्लिश में बडिंग। तो हाइड्रा में ऐसे बाहर निकलती है सिलेंट्रेटा में, और उसको मुकुलन बोलते हैं। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होगा, बोलो हाँ। लेकिन मैंने बोला अरे मटका, हाँ तो मटके में बताओ, तो मटके के अंदर मुकुल बनेगी जरूर, लेकिन वो मटके के अंदर बनेगी। यहाँ अगर कभी भी अंदर बनती हो तो उसको जेम्यूलेशन, आंतरिक मुकुलन। तो आज के बाद पॉलीफेरा में अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं, एक खंडन, एक जेम्यूलेशन। जेम्यूलेशन मुकुलन का ही भाई है, बस अंदर मुकुल बने तो। उसके बाद आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तब बोला जाता है जंतु में जब शुक्राणु और अंडाणु बने। मैंने कहा क्या मटके में शुक्राणु अंडाणु बनेंगे? आपने कहा बनेंगे, तो मैंने कहा लिखो रे लैंगिक भी होता है। आज के बाद अब बात आती कि कौन बनाएगा शुक्राणु अंडाणु। आज सबसे बड़ी डबल स्टार, पॉलीफेरा द्विलिंगी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टूडेंट? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल का मतलब शुक्राणु अंडाणु एक ही जंतु बनाए। शुक्राणु अलग बनाओ, अंडाणु अलग बनाओ, तो फिर एक लिंगी। तब ऐसे जंतु को एक को नर और एक को मादा कहते हैं, पर इसमें स्पंज में नहीं कहते हैं। स्पंज द्विलिंगी होता है। मैं इंग्लिश के कुछ शब्द लिखना चाहूंगा, आप मुझे सपोर्ट करना। द्विलिंगी, पहला शब्द बाइसेक्सुअल कहलाता है। ओके, इसी को हर्मोफ्रोडाइट बोला जाता है। हर्मोफ्रोडाइट स्टूडेंट, ये लीजिए जोरदार। इसी के लिए स्टूडेंट एक शब्द यूज किया जाता है, मोनोशियस। बॉटनी में मोनोशियस बोला जाता है पादपों के हिसाब से। मोनोशियस शायद एक लिंगाश्रयी कुछ ऐसा नाम या है ना। मोनोशियस, बाइसेक्सुअल मोनोशियस। एक ही शब्द के कितने वर्ड बता सकते हैं मीनिंग? सुनो, यदि एक ही जंतु में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता हो तो उस जंतु को द्विलिंगी या मोनोशियस या हर्मोफ्रोडाइट या लिंग पृथक नहीं होते, ऐसा लिखा जाता है। मैं सारे शब्द कलेक्ट करके लिया, आज एक बार मैं पढ़ा दूंगा ये सब। आया ना?
अब अगर मैं तुझसे कहता हूं यदि शुक्राणु और अंडाणु अलग अलग बनाए जाते हैं तो एक जंतु जो शुक्राणु बनाएगा वो नर और जो अंडाणु बनाएगा वो मादा कहलाएगा। ऐसे जंतु को यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी या डायोशियस, वाह भी सर बिल्कुल बढ़िया तैयार, डायोशियस या लिंग पृथक पृथक लिखा जाता है। तो मटका अंडा और शुक्राणु दोनों बनाता है, तो मटका ये है, हाँ या ना? अब सुन और जोरदार बात, स्पंज द्विलिंगी होते हैं, स्पंज में शुक्राणु अंडाणु दोनों एक ही में बन जाते हैं मटके में। अब लिख जोरदार बात, समझ में आ रहा है? सुन, अगर निषेचन शरीर के भीतर हो तो आंतरिक, बाहर हो तो एक्सटर्नल। तो निषेचन दो प्रकार का होता है। अब सुनना इधर, होगा क्या? ये मटका, ये स्टार्ट मटका, इसके अंदर निषेचन होता है, पानी में बहता हुआ शुक्राणु आएगा और अंदर निषेचन करेगा। डबल स्टार के साथ निषेचन आंतरिक है इनमें, पॉरीफेरा में निषेचन आंतरिक है, जंतु द्विलिंगी है। टफ, अभी भी डिसीजन चेंज हो सकता है। आप बोलो, मैं बोल दूंगा सर को कि सर किंगडम आप ले लो, मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ले लूंगा। देखो याद नहीं, क्योंकि मैं तो मैटर दूंगा और साथ में लिखाऊंगा और बहुत सारा बिल, सारा बुला याद कर, बुलवाऊंगा, बिल्कुल सोने नहीं दूंगा। कैसे नींद में सोने नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मेरे साथ दिमाग खराब है इस बात की, मेरे को गुस्सा इस बात की कि साला मैं बोल रहा हूँ ये क्यों नहीं बोले। दूसरी बात, मैं नहीं सो रहा तो ये कैसे सो रहा है ये मेरे साथ दिक्कत है, तो सोने नहीं दूंगा। जोर जोर से बोलना है, याद करना है एक बार, और बिल्कुल बढ़िया तैयार। सारे अभी शुरुआत में सारे कथनों को समझना पड़ेगा, बाद में जब फाइलम आएगा। अब एक बार बता दिया, द्विलिंगी इसी को मोनोशियस, इसी को हर्मोफ्रोडाइट, एक लिंगी डायोशियस, हाँ या ना? निषेचन मटके के अंदर, तो फिर आंतरिक। एक और बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, बहुत नई चीज या नॉलेज के लिए। देखो, अगर नर और मादा अलग अलग है तो दो जंतु निषेचन में भाग लेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो यूनिसेक्सुअल में सदैव क्रॉस, हटाओ। बाइसेक्सुअल में अगर एक ही जंतु के शुक्राणु अंडाणु आपस में क्रॉस कर लें तब उसे कहते हैं सेल्फ। आपने पढ़ा हुआ है सब, स्वनिषेचन, पर निषेचन। यूनिसेक्सुअल में सदैव पर निषेचन। अब बाइसेक्सुअल में सुनो, बाइसेक्सुअल में दोनों या तो सेल्फ होगा या क्रॉस होगा। अगर शुक्राणु अंडाणु एक ही समय पे बन गए तो सेल्फ। अब मान ले अंडा बन गया, शुक्राणु बनना ही चालू नहीं हुआ, और अंडे की जिंदगी 3 दिन है, 3 दिन बाद ही अंडा मर गया। अब थोड़े दिनों बाद शुक्राणु बनना चालू हुआ तो अंडा नहीं था, तो ऐसे तो पीढ़ी खत्म। क्या करें? तो जब ये अंडा बना, हाँ, यानी शुक्राणु अंडाणु अगर एक ही समय पे उपलब्ध नहीं है तो फिर दूसरे जंतु की जरूरत लेनी पड़ेगी। तो बाइसेक्सुअल जंतु में हो जाएगा क्रॉस। उदाहरण स्पंज। अब वही पादप वाला चल रहा है, पर नॉलेज आनी चाहिए इसका। अब इसमें भी शुक्राणु पहले बना कि अंडा पहले बना? शुक्राणु पहले बने तो प्रोएंड्रस, उसे कहते हैं प्रोएंड्रस कंडीशन, या और अगर अंडा पहले बने प्रोगाइनस कंडीशन, या ये सब शब्द होते हैं। तो प्रोएंड्रस या और प्रोगाइनस। अब सुनो, स्पंज में क्या होता है? द्विलिंगियों के भी क्रॉस, क्योंकि अंडा पहले बनता है, शुक्राणु बनना ही चालू नहीं होता, प्रोगाइनस कंडीशन। तो फिर किसी और मटके का बहता हुआ शुक्राणु आता है और इस मटके में अंदर जाता है और इस अंडे को निषेचित करता है। निषेचन होता मटके के अंदर है तो आंतरिक, पर होता दूसरे मटके के शुक्राणु से।
तो क्रॉस और निषेचन के बाद जो जायगोट बनेगा वो तुरंत बनाएगा लार्वा। आज के बाद डबल स्टार अगर जीवन में चक्र में बनता है लार्वा तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्तन। इंग्लिश में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल है या ना। और अगर लार्वा नहीं बनता सीधे वयस्क बनता है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। इसके अंदर लार्वा देखने को मिलेगा, इसमें लार्वा नहीं मिलेगा। फिर लार्वा को वयस्क में बदलना एक अलग काम हो जाएगा, इसे कायांतरण बोला जाएगा। तो इसमें ना लार्वा मिलेगा ना कायांतरण मिलेगा, इसमें लार्वा और कायांतरण मिलेगा। परिवर्तन दो प्रकार के, डायरेक्ट और आज के बाद डबल स्टार। यहाँ जायगोट बना, जायगोट ने तुरंत एक लार्वा बना दिया। लार्वा यहाँ से ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर आ गया और पानी में बहने लग गया तो मुक्त जीवी लार्वा निकल के बाहर आ गया, आराम से तैर रहा है। मैंने कहा लार्वा आया तो लिख रहा प्रत्यक्ष परिवर्तन। हाँ या ना। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा तो पॉरीफेरा का जनन पढ़ा रहा हूं इतनी देर से। पॉरीफेरा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन मिलेगा। अलैंगिक जनन दो विधि से मिलेगा, खंडन और जेम्युलेशन। और लैंगिक जनन के अंदर पॉरीफेरा द्विलिंगी है। पॉरीफेरा में निषेचन आंतरिक है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष है। लार्वा मिलेगा। स्टार्ट लिखो, ऐसे लिख लोगे क्या? जनन दोनों अलैंगिक लैंगिक, अलैंगिक की दो विधि। जल्दी, जनन लिखा? अब लिखो इधर लैंगिक जनन में एरो लगा के यहाँ लिखो स्पंज द्विलिंगी, स्पंज द्विलिंगी ब्रैकेट में, द्विलिंगी ब्रैकेट में, उभयलिंगी, उभयलिंगी ब्रैकेट क्लोज, या मोनोशियास, या मोनोशियास होते हैं। स्पंज द्विलिंगी ब्रैकेट में, उभयलिंगी या मोनोशियास होते हैं, होते हैं, होते हैं। लिखा अगला स्टार। स्पंज में निषेचन आंतरिक, निषेचन आंतरिक, आंतरिक इंटरनल मतलब, तथा पर निषेचन होता है क्रॉस। निषेचन आंतरिक तथा पर निषेचन होता है। अगला स्टार क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पर निषेचन होता है। अगला स्टार स्पंज में अप्रत्यक्ष परिवर्तन, स्पंज में अप्रत्यक्ष परिवर्तन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंग्लिश में अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। इसमें मुक्त जीवी लार्वा, मुक्त जीवी लार्वा एम्फीब्लास्टुला मिलता है। मुक्त जीवी लार्वा एम्फीब्लास्टुला मिलता है। मुक्त जीवी लार्वा एम्फीब्लास्टुला मिलता है। अगला स्टार समझ में आया? स्पंज यहाँ तक का डन। सुनो, स्पंज पानी में है और उसके शरीर को बचाने के लिए पानी में, ताकि पानी में वो फटे नहीं, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट बॉडी है स्पंज की जैसी, तो उसकी भित्ति के अंदर पाया जाता है कंकाल, अंतः कंकाल। स्पंज की बॉडी को, शरीर को सहारा देता है कंकाल, स्केलेटन अंदर भित्ति में होता है, बीच की परत में। और यह स्केलेटन दो प्रकार का होता है, या तो ऐसे लंबे लंबे धागे होते हैं जो तंतु के बने होते हैं, स्पॉन्जिन तंतु का बना अंतः कंकाल होता है,
या फिर कंकाल कांटों का बना होता है, ऐसे नुकीले कांटे होते हैं स्पंज की बॉडी में, या ऐसे कांटों को इंग्लिश में स्पाइक्यूल्स कहते हैं। ये कांटे दो प्रकार के होते हैं, या तो कैल्शियम कार्बोनेट के कांटे या सिलिका के कांटे। तो आज के बाद अगर देखा जाए तो स्पंज की शरीर को सहारा देता है कंकाल। कंकाल तीन चीजों का बना होता है, या तो स्पॉन्जिन तंतु का, या CaCO3 के कांटों का, या सिलिका के कांटों का। क्या हो गया, समझ में नहीं आया यार? एक बार में याद। यानी अगर मैं आज आपको बोलूं कि कंकाल के आधार पर ही पॉलीफेरा का वर्गीकरण होता है, तो आप कह दो तीन प्रकार के स्पंज। ये एक वो जिनमें सिलिका के कांटे, एक वो जिनमें CaCO3 के कांटे, एक वो जिनमें स्पॉन्जिन तंतु। हाँ या ना? तो पॉलीफेरा में वर्गीकरण का आधार यही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्या होता है? तो शरीर को सहारा देने के लिए भित्ति में मौजूद होता है कंकाल। शरीर को सहारा देने के लिए कंकाल होता है। शरीर को सहारा देने के लिए कंकाल होता है। कंकाल होता है स्पंज का कंकाल, स्पंज का कंकाल स्पॉन्जिन तंतुओं का, स्पंज का कंकाल स्पॉन्जिन तंतुओं का या कांटों का बना होता है, या कांटों का बना कॉमा लगा के, स्पाइक्यूल्स यानी कांटे CaCO3 या सिलिका के बने होते हैं। कांटे CaCO3 या सिलिका के बने होते हैं। सिलिका के बने होते हैं। अगला स्टार, स्पंज के वर्गीकरण का आधार, स्पंज के वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार कंकाल है। वर्गीकरण का आधार कंकाल है। कंकाल है। हाँ जी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? श्योर? ये तैयार? पॉलीफेरा टॉपिक चल रहा है, वर्गीकरण का आधार कंकाल है, 3 वर्गों में बांट सकते हो। ये तैयार? पॉलीफेरा। और अब पॉलीफेरा के एग्जाम्पल, उदाहरण, साइकॉन पहला उदाहरण, ल्यूकोसोलेनिया दूसरा उदाहरण, ल्यूकोसोलेनिया दूसरा उदाहरण, स्पॉन्जिला तीसरा उदाहरण, साइकॉन सुना हुआ नाम, ल्यूकोसोलेनिया सुना हुआ नाम, स्पॉन्जिला ये स्वच्छ जलीय स्पंज है, फ्रेश वाटर स्पंज इसी को बोलते हैं। स्वच्छ जलीय, लिख लो, स्वच्छ जलीय स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। स्टार्ट। स्पॉन्जिला एक होता है यू स्पॉन्जिया, इसको बाथ स्पंज बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज। स्पॉन्जिन तंतु का कंकाल होता है इसमें। इन दोनों के अंदर अगर आपको दिक्कत हो तो ये लिख सकते हैं, ये CaCO3 स्पाइक्यूल्स, स्केलेटन इनका कंकाल, कैल्शियम कार्बोनेट के कांटों का बना होता है दोनों का। बाथ स्पंज होता है छिद्रित होता है,
इसको लेकर शरीर पर रगड़ने का काम करते हैं। ये इस तरीके से ऐसे नहाते समय नहाने में काम में लिया, शरीर पर रगड़ के मैल उतारने के लिए। बात स्पंज वहीं से आया। ये सब आप कहोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। यो स्पंजिया, बात स्पंज, शॉर्ट, एक जोरदार यू प्लैक टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, आखिरी एग्जाम्पल यू प्लैक टेला, वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट। ये जंतु बहुत ज़बरदस्त, इसके नीचे स्थानबद्ध ऐसे करके ये होता है। यह ऐसे बहुत सफ़ेद रंग का होता है, बिल्कुल अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। इस जंतु के अंदर सिलिका के कांटे होते हैं। सिलिका मतलब कांच, कांच की तरह चमकदार होता है, ज़बरदस्त सफ़ेद रंग का, बहुत शाइनिंग, बहुत नीचे गहराई में मिलता है। गोताखोर जाते हैं, इसको लेके आते हैं, गोताखोर जाते हैं, इसको उठा के ले आते हैं, फिर इसको सुखाया जाता है सूर्य के प्रकाश में। इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, ऐसा चमकता, शाइन मारता, रेनबो, रंग बिरंगा जैसा, बहुत सुंदर लगता है। अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता के लिए फेमस, सफ़ेद रंग का, जालीदार होता है, बिल्कुल कांच वाली रेशेदार जालियाँ। फिर इसको सुखा के बिल्कुल बढ़िया अच्छा कड़क हो जाता फिर ये। और इसको जापान में सबसे पहले शादी में गिफ्ट देने में काम में लिया था। शादी में गिफ्ट देने के लिए बुके की जगह पे पहली बार कोई आदमी लेके गया था। आज हम फूलों का गुलदस्ता देते हैं, बुके कहते हैं उसको, की जगह उसने देखो कि बुके तो शाम के बाद सुबह फेंक देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसको दिया जाएगा, ये हमेशा सुंदर है, कोने में घर में एक जगह पर रख लो, बहुत ही बढ़िया उसके काम आता था। इसलिए जापान में इसको सबसे पहले ये दिया गया। तो वीनस फ्लावर बास्केट फूलों के गुलदस्ते की तरह लुक है, पर वास्तविकता में फूल वगैरह कुछ नहीं है। एक बहुत चमकदार सफ़ेद रंग का जंतु दिखाऊंगा मैं आपको, ये सब। तो वीनस फ्लावर बास्केट, इसके अंदर सिलिका, एक और समझ में आ रहा है स्टार्ट। इसके अंदर एक और चीज़ है, इसमें एक विशेष प्रकार का या श्रिम्प नाम का एक क्रस्टेशिया होता है जो परमानेंट रहता है इसके अंदर, और कॉमन सेल्स में शो करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। श्रिम्प क्रस्टेशिया वो इसमें और ज़्यादा सुंदर दिखता है, अलग से मोती की तरह बीच बीच में। यह सब टॉपिक यू प्लैक टेला, एनसीईआरटी में ये नहीं है, 4 है, पर कोई नहीं, मैंने ये भी पढ़ा है, बहुत कॉमन है, ये बार बार आता क्वेश्चन। तो वीनस फ्लावर बास्केट, एक लास्ट लाइन लिख लो इसमें फटाफट। इसमें सिलिका कांटों का बना कंकाल होता है, सिलिका कांटों का बना कंकाल होता है। कांटों का बना कंकाल होता है। इसमें श्रिम्प क्रस्टेशिया होता है, श्रिम्प क्रस्टेशिया होता है, श्रिम्प क्रस्टेशिया होता है। श्रिम्प क्रस्टेशिया होता है। यह सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पॉरीफेरा पढ़ाया, वर्गीकरण के आधार और पॉरीफेरा, 2 टॉपिक डन। अगली क्लास में पॉरीफेरा की रीडिंग करवा के एक बार और। ओके, थैंक यू।